सोचिए, एक वीरान जमीन जहां सिर्फ खेत थे और सुनसान रास्ते, और आज वही जमीन भारत की सबसे महंगी रियल एस्टेट में बदल चुकी है। गाड़ियों की रफ्तार, चमचमाते टॉवर और करोड़ों की प्रॉपर्टी डील्स, ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ एक कंपनी की वजह से, डीएलएफ। लेकिन डीएलएफ ने ऐसा क्या किया जो कोई और नहीं कर पाया? कैसे एक आम बिजनेस फैमिली ने गुड़गांव को मिलेनियल सिटी बना दिया? डीएलएफ की शुरुआत एक जमीन से बदलती किस्मत की कहानी। साल था 1946। भारत आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन एक बिजनेस माइंड आगे की सोच चुका था। दिल्ली में रहने वाले एक वकील चौधरी राघवेंद्र सिंह ने उस दौर में एक कंपनी बनाई, दिल्ली लीज एंड फाइनेंस, जिसे बाद में डीएलएफ कहा जाने लगा। ज्यादातर लोग उस वक्त सरकारी नौकरी या ट्रेडिशनल बिजनेस की ओर भाग रहे थे, लेकिन राघवेंद्र सिंह ने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना, रियल एस्टेट। उनका पहला प्रोजेक्ट था दिल्ली के करोल बाग में कुछ कॉलोनियों को डेवलप करना, और यहीं से शुरू हुआ डीएलएफ का असली खेल। उन्होंने धीरे धीरे दिल्ली में मॉडल टाउन, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश जैसी प्राइम लोकेशंस को बसाना शुरू किया। लेकिन फिर आया 1957 का बड़ा झटका। सरकार ने दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट पास कर दिया, जिसके बाद सारा शहर सिर्फ डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के कंट्रोल में आ गया। इसका मतलब यह था कि डीएलएफ अब दिल्ली में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना सकती थी। अब यही वो मोड़ था जिसने डीएलएफ की सोच और दिशा दोनों को बदल दिया। जहां ज्यादातर कंपनियां रुक जाती, डीएलएफ ने एक नया रास्ता चुना, दिल्ली के बाहर की जमीन। और यहीं से शुरू हुई एक वीरान, धूल भरी जगह की ओर उनकी नजर, गुड़गांव। उस वक्त गुड़गांव में कुछ नहीं था, न सड़कें, न बिजली, न पानी, बस खेत और कच्चे रास्ते। लोग हंसते थे कि कोई यहां घर लेगा, लेकिन डीएलएफ ने इसी में मौका देखा। उन्होंने गुड़गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन सस्ते दामों पर खरीदनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वहां की जमीन पर प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने कोई जल्दी नहीं की, बल्कि एक दशक तक रिसर्च की, नक्शे बनाए और इंफ्रास्ट्रक्चर सोच समझकर तैयार किया। ये वही टाइम था जब भारत में प्राइवेट डेवलपर्स को लोग सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन डीएलएफ ने धीरे धीरे सिस्टम में घुसकर एक नई सोच बनाई। सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को बदलो। उन्होंने पहले ऑफिस स्पेस से शुरुआत की, ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां आएं और वहां वर्किंग क्लास बस सके। और यहीं से शुरू हुआ डीएलएफ का असली मास्टर प्लान। पहले कमर्शियल, फिर रेजिडेंशियल और फिर लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर। यही मॉडल आज भी भारत की हर बड़ी रियल एस्टेट डील में कॉपी किया जाता है। गुड़गांव उस समय किसी सपने जैसा नहीं था, बल्कि एक बंजर, उजड़ा हुआ इलाका था, जहां न कोई सोचना चाहता था और न ही रहना। लेकिन चौधरी राघवेंद्र सिंह और बाद में उनके बेटे केपी सिंह यानी कुशल पाल सिंह ने इस वीरान जमीन में भारत का सबसे महंगा जमीन का भविष्य देख लिया था। उन्होंने सोचा, जहां आज कुछ नहीं है, वहीं कल शहर होगा। डीएलएफ ने यह बात सिर्फ सोची नहीं, उन्होंने इसके पीछे एक मजबूत मास्टर प्लान तैयार किया। एक ऐसा प्लान जो न सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए था, बल्कि लाइफस्टाइल, काम और सपनों का कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले डीएलएफ ने समझा कि अगर गुड़गांव को लोग अपनाएंगे तो वहां रोजगार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने रेजिडेंशियल की जगह पहले कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दांव लगाया, यानी मकान से पहले दफ्तर। और फिर हुआ एक बड़ा गेम चेंजर। उन्होंने आईबीएम, जीई, नेस्ले जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों को इंडिया में एंटर करने से पहले एक सवाल पूछा, क्या आप दिल्ली में महंगे ऑफिसेस लेना चाहते हो, या हम आपको आपके बजट में एक नया बिजनेस हब बना कर दें? एमएनसीज को ऑफर पसंद आया और डीएलएफ ने बना दिया पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट, डीएलएफ कुटाब एनक्लेव। इस प्रोजेक्ट ने डीएलएफ को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। अब कंपनी ने धीरे धीरे वहां के लिए वो चीजें तैयार की जो एक शहर को शहर बनाती हैं। चौड़ी सड़कें, 24 घंटे बिजली, पानी, सीवरेज, सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान। उन्होंने कोई सरकारी मदद का इंतजार नहीं किया, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की ताकत को इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने एक और मास्टर ट्रिक खेली, डीएलएफ साइबर सिटी का निर्माण, जो आज इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस डेस्टिनेशंस में से एक है। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन लोग दिल्ली छोड़कर गुड़गांव में आकर काम करेंगे, लेकिन डीएलएफ को मालूम था, जहां काम होगा वहीं लोग रहेंगे।
और फिर आया अगला स्टेप, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट। उन्होंने सिर्फ फ्लैट्स नहीं बनाए बल्कि गेटेड कम्युनिटीज बनाई। डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक हर फेज को उन्होंने इस तरह डिजाइन किया कि उसमें स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल और हर एक जरूरी चीज मौजूद हो। और हाँ, सबसे अहम हिस्सा, डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड, जो आज भारत की सबसे महंगी लोकेशनों में गिनी जाती है। गोल्फ कोर्स क्लब सिर्फ एक क्लब नहीं था, वो एक लग्जरी स्टेटस सिंबल था। अमीर लोगों ने वहां प्लॉट्स लिए और वहीं से डीएलएफ का नाम रियल एस्टेट के टॉप पर आ गया। डीएलएफ ने यह भी समझा कि गुड़गांव को बसाने के लिए सिर्फ दाम नहीं बल्कि भरोसा भी चाहिए। इसलिए उन्होंने हर प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड डिलीवरी और प्रीमियम फिनिशिंग के साथ तैयार किया। यहां तक कि जब बाकी कंपनियां डिलेड डिलीवरी कर रही थीं, डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स समय पर बनकर तैयार हो रहे थे। उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जहां लोग न सिर्फ घर लें बल्कि वहां रहना चाहें। अब लोग कहते हैं, गुड़गांव को सरकार ने नहीं, डीएलएफ ने बसाया। और यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक बिजनेस लेसन है। अपॉर्चुनिटी वहीं होती है जहां बाकी लोग डरते हैं। डीएलएफ की कहानी जितनी सपनों से भरी हुई है, उतनी ही संघर्षों से भी भरी पड़ी है। जैसे ही कंपनी ने गुड़गांव में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू की, वैसे ही सरकार की नीतियां बदलने लगीं और रियल एस्टेट की दुनिया में एक नया मोड़ आया। अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976। इस एक्ट के मुताबिक कोई भी प्राइवेट कंपनी एक तय सीमा से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकती थी ताकि जमीन का मोनोपोली न हो सके। लेकिन डीएलएफ, जिसने उस वक्त तक गुड़गांव में हजारों एकड़ जमीन खरीद रखी थी, अचानक सरकार के रडार पर आ गया। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने ज्यादा जमीन खरीदी, कई मामलों में बिचौलियों के जरिए लैंड एक्वायर की और नियमों का उल्लंघन किया। कई साल तक डीएलएफ के खिलाफ केस चलते रहे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन यहां डीएलएफ ने सिर्फ वकीलों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को साथ लेकर खेला। केपी सिंह जानते थे कि अगर कंपनी को बचाना है तो सिर्फ कानून का पालन काफी नहीं, बल्कि नियमों को पढ़कर उन्हीं के लूप होल्स में मास्टर स्ट्रोक मारना होगा। उन्होंने कई लैंड डील्स को रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए लीगल बना दिया। कुछ प्रॉपर्टीज को जेवी यानी जॉइंट वेंचर में बदल दिया ताकि एक्ट का उल्लंघन न हो, और बाकी जमीन को स्ट्रेटेजिक एसपीवीज में डिवाइड कर दिया गया। डीएलएफ के लिए यह वो दौर था जब वो सिर्फ रियल एस्टेट कंपनी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल नेविगेटर बन चुकी थी, जिसे समझ आ गया था कि भारत में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पॉलिसी भी जीतनी होती है। इस बीच कई राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग्स, जमीन के रिकॉर्ड्स की सफाई और हर एक लीगल नोटिस का टैक्टिकल जवाब देना, यह सब डीएलएफ की कोर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गया। और इसी लीगल समझ और पॉलिटिकल चालों की वजह से कंपनी ने न सिर्फ अपने एसेट्स को बचाया बल्कि उन्हें बढ़ाया भी। यह वही दौर था जब डीएलएफ ने धीरे धीरे सरकार से दूरी बनाकर एक पूरी तरह प्राइवेट डेवलपर की ताकत दिखानी शुरू कर दी। यानी हम सरकार के भरोसे नहीं बल्कि अपने सिस्टम से शहर खड़ा करेंगे। और यह वही माइंडसेट था जिसने डीएलएफ को आगे जाकर $1 बिलियन कंपनी बनाने की नींव रखी। 2007 का साल भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के लिए वैसा ही था जैसे क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप, तेज, चौंकाने वाला और भविष्य बदलने वाला। और उसी साल डीएलएफ ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। केपी सिंह, जो कभी एक छोटे से जमींदार परिवार से थे, उन्होंने डीएलएफ को 60,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ स्टॉक पर ले आए, मार्केट में लिस्ट किया और उस दिन डीएलएफ बन गया भारत का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ब्रांड। लेकिन यह सिर्फ एक आईपीओ नहीं था, यह एक डिकेड लॉन्ग तैयारी का नतीजा था जिसमें डीएलएफ ने 90 के दशक से अपने एम्पायर को साइलेंटली और स्ट्रेटेजिकली खड़ा किया था। आईटी पार्क से लेकर लग्जरी अपार्टमेंट्स तक, मॉल से लेकर प्राइवेट रोड्स तक। और जब सब लोग कंफ्यूज्ड थे कि रियल एस्टेट में कितना पैसा है, तब केपी सिंह क्वाइटली लैंड बैंक जमा कर रहे थे। उन्होंने गुड़गांव में 10,000 से भी ज्यादा एकड़ जमीनों का ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया था जो फ्यूचर सिटी प्लानिंग के हर ब्लूप्रिंट से आगे था।
और यही लैंड बैंक बना उनकी सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि जब उन्होंने 525 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर 17 करोड़ 50 लाख शेयरों को बाजार में उतारा तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से लेकर रिटेल बायर्स तक सब टूट पड़े। गोल्डमैन सैक्स से लेकर मेरिल लिंच तक की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स ने इस आईपीओ को अंडरराइट किया और डीएलएफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले ही दिन 1 लाख करोड़ रुपए पार कर गया। एक ऐसा मुकाम जो किसी भी रियल एस्टेट कंपनी ने तब तक नहीं हुआ था। और यही वजह थी कि केपी सिंह उस समय एशिया के सबसे अमीर बिल्डर बन गए। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये डीएलएफ की क्रेडिबिलिटी, एग्जीक्यूशन पावर और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का रिजल्ट था, क्योंकि उन्होंने उस दौर में भी वर्टिकल इंटीग्रेशन अपनाया था। मीडिया ग्रुप, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑन हाई राइज बिल्डिंग, क्रेन्स एंड मशीनरी एट डीएलएफ प्रोजेक्ट, engineers inspecting building site, DLF branded construction site, e-stock, ये distribute buyers equally, खुद कंस्ट्रक्शन, खुद सेल्स, खुद मार्केटिंग और खुद CRM। और यही मॉडल आज भी उनकी पहचान है। आईपीओ के बाद जो पैसा मिला उससे डीएलएफ ने पैन इंडिया एक्सपेंशन का सपना देखा। डीएलएफ हैदराबाद, डीएलएफ चेन्नई, डीएलएफ कोलकाता जैसी परियोजनाएं प्लान हुई और इसी दौर में उन्होंने डीएलएफ एम्पोरियो जैसे लग्जरी मॉल्स और डीएलएफ होराइजन सेंटर जैसे प्रीमियम बिजनेस हब्स को किक स्टार्ट किया। लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी कि उन्होंने आईपीओ के लिए पूरी कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया था। करीब 300 सब्सिडियरीज को एक अम्ब्रेला में लाकर ट्रांसपेरेंट किया, ओल्ड लिटिगेशंस को सेटल किया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारा, ताकि इन्वेस्टर्स को भरोसा हो कि डीएलएफ सिर्फ जमीन बेचने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक ब्रांड है जो पूरे देश की अर्बन आइडेंटिटी बदल सकता है। और इस आईपीओ के बाद भारत के हर छोटे बड़े बिल्डर ने डीएलएफ को बेंचमार्क मानना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आज भी जब किसी शहर में कोई न्यू टाउनशिप बनने लगती है तो लोग पूछते हैं क्या ये डीएलएफ जैसा होगा। और यही है उस 60,000 करोड़ के आईपीओ का जादू, जिसने डीएलएफ को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सोच बना दिया। एक ऐसा नाम जिसे देखकर लोग कहते हैं शहर वहीं बनता है जहां डीएलएफ जाती है। आईपीओ के बाद जो पैसा मिला उससे डीएलएफ ने पैन इंडिया एक्सपेंशन का सपना देखा। डीएलएफ हैदराबाद, डीएलएफ चेन्नई, डीएलएफ कोलकाता जैसी परियोजनाएं प्लान हुई और इसी दौर में उन्होंने डीएलएफ एम्पोरियो जैसे लग्जरी मॉल्स और डीएलएफ होराइजन सेंटर जैसे प्रीमियम बिजनेस हब्स को किक स्टार्ट किया। लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी कि उन्होंने आईपीओ के लिए पूरी कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया था। करीब 300 सब्सिडियरीज को एक अम्ब्रेला में लाकर ट्रांसपेरेंट किया, ओल्ड लिटिगेशंस को सेटल किया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारा, ताकि इन्वेस्टर्स को भरोसा हो कि डीएलएफ सिर्फ जमीन बेचने वाली कंपनी नहीं बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक ब्रांड है जो पूरे देश की अर्बन आइडेंटिटी बदल सकता है। और इस आईपीओ के बाद भारत के हर छोटे बड़े बिल्डर ने डीएलएफ को बेंचमार्क मानना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आज भी जब किसी शहर में कोई न्यू टाउनशिप बनने लगती है तो लोग पूछते हैं क्या ये डीएलएफ जैसा होगा। और यही है उस 60,000 करोड़ के आईपीओ का जादू, जिसने डीएलएफ को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सोच बना दिया। एक ऐसा नाम जिसे देखकर लोग कहते हैं शहर वहीं बनता है जहां डीएलएफ जाती है। जब डीएलएफ ने गुड़गांव की जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो वो सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाकर नहीं रुके। उन्होंने महसूस किया कि असली गेम तो वहां है जहां लोग काम करेंगे, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ऑफिस बनाएंगी, जहां ग्लोबल पैसा घूमेगा। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा विजन जो आज पूरे देश की सबसे प्रीमियम कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में गिना जाता है, डीएलएफ साइबर सिटी। ये कोई आम बिजनेस पार्क नहीं था, ये एक ऐसा आईटी और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना जहां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी जैसी फॉर्च्यून 500 कंपनियों ने अपने ऑफिस सेट किए। जब डीएलएफ ने गुड़गांव की जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो वो सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाकर नहीं रुके। उन्होंने महसूस किया कि असली गेम तो वहां है जहां लोग काम करेंगे, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ऑफिस बनाएंगी, जहां ग्लोबल पैसा घूमेगा। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा विजन जो आज पूरे देश की सबसे प्रीमियम कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में गिना जाता है, डीएलएफ साइबर सिटी। ये कोई आम बिजनेस पार्क नहीं था, ये एक ऐसा आईटी और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना जहां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी जैसी फॉर्च्यून 500 कंपनियों ने अपने ऑफिस सेट किए। लेकिन डीएलएफ की असली चाल सिर्फ ऑफिस स्पेस बनाना नहीं थी,
उन्होंने सोचा कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां काम करने वाले प्रोफेशनल सिर्फ काम ना करें बल्कि लाइफस्टाइल भी फील करें। इसी सोच से जन्म हुआ साइबर हब का, एक ऐसा हाई एंड सोशल जोन जहां कैफेज, रेस्टोरेंट्स, पब्स, लाइव म्यूजिक और प्रीमियम शॉपिंग सब कुछ एक ही जगह हो। इसका डिजाइन इतना मॉडर्न और ग्लोबल था कि लोग यहां सिर्फ घूमने भी आते थे, भले ही वो वहां काम ना करते हों। ये थी डीएलएफ की लग्जरी ब्रांडिंग। उन्होंने गुड़गांव को सिर्फ आईटी हब नहीं बल्कि लाइफस्टाइल सिटी बना दिया। और सोचिए इसका असर कितना डीप था। कंपनियां सिर्फ इसलिए गुड़गांव में ऑफिस बना रही थी क्योंकि उनकी एम्प्लॉइज को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए था जहां काम और मजा दोनों मिले। इससे डीएलएफ को न सिर्फ करोड़ों का कमर्शियल रेंट मिलता रहा बल्कि उनकी नियर बाय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की कीमत भी स्काई रॉकेट हो गई क्योंकि हर कोई उसी जोन में रहना चाहता था। डीएलएफ ने साइबर सिटी और साइबर हब से एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा किया जो रियल एस्टेट की हर कैटेगरी को फायदा देता रहा, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल। और यही था उनका अगला मास्टर स्ट्रोक, क्रिएटिंग अ सेल्फ सस्टेनिंग सिटी इनसाइड अ सिटी। डीएलएफ ने जब गुड़गांव में जमीन के बड़े बड़े हिस्से अपने हाथ में लिए थे तब उनका मकसद सिर्फ प्लॉट्स बेचना या अपार्टमेंट्स खड़े करना नहीं था। असली प्लान था एक ऐसी दुनिया बनाना जहां लोग ना सिर्फ रहना चाहें बल्कि उस एड्रेस को अपनी पहचान समझें। यहीं से शुरू हुआ डीएलएफ का अल्ट्रा लग्जरी गेम प्लान, जिसने उन्हें सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया। डीएलएफ ने समझ लिया था कि फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट लाइज इन पर स्क्वायर फुट से ज्यादा पर परसेप्शन के दाम पे बेचना, यानी आप लग्जरी बेचो ना कि ब्रिक्स। इसी सोच के साथ उन्होंने गुड़गांव में बनाया डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक का इकोसिस्टम। हर फेज एक छोटे शहर की तरह था। मीडिया ग्रुप, वाइड रोड्स विद लश ग्रीनरी इन डीएलएफ कॉलोनीज, प्राइवेट सिक्योरिटी एट गेटेड कम्युनिटी एंट्रेंस, manicured gardens, modern schools, hospitals, and shopping malls in DLF Gurgaonia stock distribute equally. Wide roads, private security, manicured gardens, schools, hospitals, malls और सब कुछ privately managed, सरकार से हटके। फिर डीएलएफ ने जब लॉन्च किया द अरेलियाज और द मैग्नोलियाज तो उन्होंने सिर्फ अपार्टमेंट्स नहीं बनाए, उन्होंने लिविंग एक्सपीरियंस बनाया जहां क्लब हाउस में गोल्फ सिम्युलेटर्स थे, स्विमिंग पूल्स में टेम्परेचर कंट्रोल था और लिफ्ट भी आपकी कार से सीधा आपके लिविंग रूम तक जाती थी। एक मैग्नोलियास अपार्टमेंट की स्टार्टिंग प्राइस 20 करोड़ से ऊपर थी और रीसेल 50 करोड़ तक पहुंच गई। इतना प्रीमियम सिर्फ लोकेशन की वजह से नहीं बल्कि इस फीलिंग की वजह से कि आप इंडियाज बिलियनियर क्लब का हिस्सा बन रहे हो। और इस प्रीमियम से सिर्फ एक बार का मुनाफा नहीं हुआ, इसने डीएलएफ की ब्रांड इमेज को सीमेंट कर दिया, जिससे उनके हर नए लॉन्च को लोग ब्लाइंड बुकिंग में भी खरीदने को रेडी थे। फिर डीएलएफ ने जब लॉन्च किया द अरेलियाज और द मैग्नोलियाज तो उन्होंने सिर्फ अपार्टमेंट्स नहीं बनाए, उन्होंने लिविंग एक्सपीरियंस बनाया जहां क्लब हाउस में गोल्फ सिम्युलेटर्स थे, स्विमिंग पूल्स में टेम्परेचर कंट्रोल था और लिफ्ट भी आपकी कार से सीधा आपके लिविंग रूम तक जाती थी। एक मैग्नोलियास अपार्टमेंट की स्टार्टिंग प्राइस 20 करोड़ से ऊपर थी और रीसेल 50 करोड़ तक पहुंच गई। इतना प्रीमियम सिर्फ लोकेशन की वजह से नहीं बल्कि इस फीलिंग की वजह से कि आप इंडियाज बिलियनियर क्लब का हिस्सा बन रहे हो। और इस प्रीमियम से सिर्फ एक बार का मुनाफा नहीं हुआ, इसने डीएलएफ की ब्रांड इमेज को सीमेंट कर दिया, जिससे उनके हर नए लॉन्च को लोग ब्लाइंड बुकिंग में भी खरीदने को रेडी थे। अब जब ब्रांड प्रीमियम बन गया तो डीएलएफ ने गेम को एक और लेवल पर ले जाने का सोचा, रिकरिंग इनकम वाला लेवल। यहीं से उन्होंने फोकस किया कमर्शियल एसेट्स पर, जैसे ऑफिसेज, टेक पार्क्स और रिटेल मॉल्स। लेकिन फिर भी वो केवल रेंट पर इनकम नहीं बनाना चाहते थे। उनका अगला मास्टर स्ट्रोक था REITs, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। डीएलएफ ने अपनी मेजॉरिटी कमर्शियल होल्डिंग्स को डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड या DCCDL में कंसोलिडेट किया और फिर उसमें ब्लैकस्टोन जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर को स्टेक बेच दिया। इससे उन्हें 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अपफ्रंट कैपिटल मिला और साथ में हर साल 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेंटल इनकम की हिस्सेदारी भी। आज डीएलएफ के पास 40 मिलियन से भी ज्यादा स्क्वायर फीट लीसेबल एरिया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सैमसंग जैसी कंपनीज टेनेंट्स हैं, यानी गारंटीड रेंट इनफ्लो और अप्रिशिएटिंग एसेट।
और REIT मॉडल से उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, जिससे मार्केट क्रेडिबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों बढ़ गई। इतना ही नहीं, DLF ने मॉल्स जैसे DLF एम्पोरियो, प्रोमेनाड और एवेन्यू में भी अल्ट्रा लग्जरी पोजीशनिंग रखी। लुई विटॉन से लेकर रोलेक्स तक हर प्रीमियम ब्रांड ने DLF के मॉल्स को चूज किया, और हर लीज, हर स्क्वायर फुट रेंट बना एक लॉन्ग टर्म एसेट जो सालों साल इनकम देता है। इस तरह DLF ने रियल एस्टेट को एक एसेट क्लास बना दिया, सिर्फ बेचने का नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएशन और ब्रांड कैपिटलाइजेशन का टूल। और यही DLF का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड था। जहां एक आम बिल्डर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलता है, वहीं DLF अपनी लग्जरी ब्रांडिंग, रिकरिंग रेंटल्स और इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स के जरिए बन गया एक मॉडर्न रियल एस्टेट कॉन्ग्लोमरेट। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी DLF कुछ समय तक स्टेबल रहा, लेकिन 2010 के बाद उनके ऊपर मुसीबतें एक के बाद एक टूटने लगी। सबसे पहले मार्केट में ओवर सप्लाई बढ़ गई, बायर्स घटने लगे, इन्वेंटरीज अटकने लगी, और दूसरी ओर रेगुलेटरी प्रेशर्स ने भी जोर पकड़ लिया। लेकिन DLF की सबसे बड़ी चोट तब लगी जब सेबी ने 2014 में DLF पर 3 साल का बैन लगा दिया, ये कहते हुए कि कंपनी ने IPO के समय कुछ जरूरी डिस्क्लोजर्स नहीं किए थे। इससे न सिर्फ उनकी रेपुटेशन को नुकसान हुआ, बल्कि स्टॉक भी क्रैश हो गया। उस वक्त DLF के इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए और मार्केट में यह परसेप्शन फैल गया कि ये वंस ए जायंट कंपनी अब गिर जाएगी। इसके साथ ही DLF के ऊपर करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा का डेट था और उनकी प्रोजेक्ट्स की स्पीड भी स्लो हो चुकी थी। एक तरफ मीडिया ट्रायल चल रहा था, दूसरी ओर कंपनी के पास लिक्विडिटी की भारी कमी थी। लेकिन यहीं पर शुरू होती है DLF की कमबैक स्ट्रेटजी। उन्होंने सबसे पहले अपने नॉन कोर एसेट्स बेचना शुरू किया, जिससे 11,000 करोड़ से ज्यादा का डेट उन्होंने रिड्यूस किया। फिर उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, अपनी रेंटल बिजनेस कंपनी DCCDL में 40% स्टेक बेच दिया, ब्लैकस्टोन को 9,000 करोड़ से भी ज्यादा में। इस मूव से उन्हें मैसिव कैपिटल मिला और साथ ही डेट को और नीचे गिराया गया। ये डील इंडियन रियल एस्टेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी कमर्शियल डील बनी। दूसरी तरफ DLF ने अपना पूरा फोकस डाल दिया अपनी लग्जरी रेजिडेंशियल वर्टिकल पर और एक बार फिर लॉन्च किया द कमीलियास, जो द अरेलियास और मैग्नोलियास से भी एक लेवल ऊपर था। 30 करोड़ से शुरू होकर 100 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स, और लोग फिर भी वेटिंग लिस्ट में लगे थे। इसी लग्जरी रीब्रांडिंग के चलते DLF ने अपने स्टॉक को फिर से बाउंस कराया और मार्केट में अपना लॉस्ट ट्रस्ट वापस पाया। धीरे धीरे CB का बैन भी लिफ्ट हो गया और रेगुलेटरी कंप्लायंस को उन्होंने इतना स्ट्रांग बनाया कि हर न्यू पॉलिसी को प्रोएक्टिवली अडॉप्ट किया। फिर चाहे वो RERA हो या ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स या ESG रिपोर्टिंग, DLF ने खुद को एक एथिकल, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली अलाइंड डेवलपर के रूप में रिपोजिशन किया। आज के समय में DLF न सिर्फ इंडिया की सबसे वैल्यूएबल रियल एस्टेट कंपनी है, बल्कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। और ये सब इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सबसे बुरे वक्त में भी पैनिक नहीं किया, बल्कि स्मार्ट रिस्ट्रक्चरिंग और बोल्ड डिसीजन से कमबैक किया। एक वक्त था जब लोग कहते थे DLF का समय गया, लेकिन आज वही लोग द कैमिलियस में एक फ्लोर खरीदने के लिए 100 करोड़ तक देने को तैयार हैं। और यही है रियल एस्टेट की सबसे बड़ी सच्चाई। ब्रांड और ट्रस्ट दो एसेट्स होते हैं जिनकी कीमत मार्केट कभी नीचे नहीं गिरा सकती। आज जब हम DLF का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ बिल्डिंग्स या ब्रांड्स नहीं आते। हमारे सामने एक ऐसा विजन उभरता है जिसने एक पूरा शहर बना दिया, एक ऐसा डेवलपर जिसने सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बेची बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल रीडिफाइन कर दी। गुड़गांव जैसा शहर जो कभी सिर्फ खेतों और डस्टी रोड्स का इलाका था, आज DLF की वजह से साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड और हाई स्ट्रीट कल्चर का एक आइकॉन बन गया है। पर DLF की जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। जब बाकी बिल्डर्स सिर्फ घर बेचने में लगे थे, तब DLF ने एक इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एंटरटेनमेंट जोन्स और सबसे जरूरी अर्बन ग्रीनरी को इंटीग्रेट किया। यही होलिस्टिक अप्रोच उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है और यही रीजन है कि उन्हें रियल एस्टेट का अंबानी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं बनाए,
उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है। आज भी डीएलएफ की द कैमेलियास जैसी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स 100 करोड़ तक में बिकते हैं और उनके पास 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की कैश रिजर्व्स हैं, जबकि बाकी कंपनियां स्टिल डेट से जूझ रही हैं। लेकिन डीएलएफ यहां रुकने वाला नहीं है। उन्होंने अब डीएलएफ मिड टाउन जैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो दिल्ली के अंदर लग्जरी रीडिफाइन कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने अपनी कमर्शियल पोर्टफोलियो को भी एग्रेसिवली ग्रो करना शुरू कर दिया है। गुड़गांव से लेकर चेन्नई और मुंबई तक डीएलएफ अपनी प्रेजेंस फैला चुका है और उनकी नई स्ट्रेटेजी है बिल्ट फॉर जनरेशंस, यानी सिर्फ आज का बायर नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए भी लेगेसी बनाना। ईएसजी, एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस को लेकर भी डीएलएफ ने पूरे सेक्टर को लीड किया है। वो इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल रियल एस्टेट कंपनी बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पूरी जर्नी में जो बात सबसे ज्यादा रिमार्केबल है वो ये है कि डीएलएफ ने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए। उन्होंने डेकेड्स लगाए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में, और जब उनके ऊपर लीगल बैन्स लगे, मार्केट क्रैशेस हुए, तब भी उन्होंने अपने ब्रांड और एथिक्स को नहीं छोड़ा। शायद यही रीजन है कि आज डीएलएफ का नाम सिर्फ रियल एस्टेट बायर्स के बीच ही नहीं, बल्कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, ग्लोबल पार्टनर्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच भी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। और अंत में, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या मार्केटर या ब्रांड लवर, तो डीएलएफ की स्टोरी आपको यह सिखाती है कि ब्रांड वही बड़ा होता है जो विजन के साथ सब्र भी रखता है। स्पीड से नहीं, डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, और जब डायरेक्शन सही हो तो एक खेत वाला इलाका भी मिलेनियम सिटी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी उस रियल एस्टेट कंपनी की जिसने सिर्फ जमीन नहीं खरीदी, एक पूरा शहर बना दिया। डीएलएफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपका विजन बड़ा हो तो कोई भी जमीन बंजर नहीं होती। गुड़गांव आज इंडिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली शहरों में से एक है, और उसके पीछे है एक कंपनी का डिकेड्स लॉन्ग डेडिकेशन, स्मार्ट स्ट्रेटजी और विजन ड्रिवन एग्जीक्यूशन। अगर आपको ऐसी इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरीज पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वो बेल आइकॉन भी दबाइए, क्योंकि अगली बार हम एक और ब्रांड की ऐसी ही कहानी लाने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और कमेंट करके बताइए डीएलएफ की कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी, और अगली कहानी किस ब्रांड की सुनना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विजन बड़ा रखिए, एग्जीक्यूशन सॉलिड रखिए, यही असली बिजनेस